गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। अ वेरी गुड इवनिंग धर्मेंद्र, धर्मेंद्र, निधिन, कुंदन, विजय, राहुल, दीपिका, प्रेम, नितेश, अजय, प्रियंका, अंजलि, तोमर, सचिन, अमित, नकुल, आदित्य, बबीता, श्री, बबलू, नीरज, गौरव, कल्लू, कल्लू कल्लू भी आए हैं भैया हमारे बैच में। तो स्वागत है आप सभी का, कल्लू लल्लू सबका स्वागत है। अब वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि भैया रेलवे की 2024 की ढेर सारी वैकेंसीज नोटिफिकेशन आ चुके हैं। और रेलवे के जो एग्जाम्स हैं, सारे के सारे एग्जाम होने वाले हैं अब अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर चल ही रहा है, तो दिसंबर से हमारे सारे एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे रेलवे के। तो फिर दिसंबर, फिर उसके बाद फरवरी, फिर अप्रैल, फिर मई, यानी कि 2024 तक फिर हमें सारे के सारे एग्जाम देने हैं रेलवे के, ठीक है। तो इसीलिए उन सारे एग्जाम्स को देखते हुए मैं रेलवे की प्रैक्टिस सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ठीक है। तो ये जो रेलवे की प्रैक्टिस सीरीज है, ये हम रेगुलर बेसिस पे इसी चैनल पे लाइव कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। लेकिन ये जो प्रैक्टिस सीरीज होगी रेलवे की, ये टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सीरीज नहीं होगी, ठीक है। ये जो प्रैक्टिस सीरीज होगी भैया, ये कंबाइंड प्रैक्टिस सीरीज होगी आपकी, यानी कि मैं 30 क्वेश्चन का एक सेट मैंने बनाया है ना। हमने 30-30 क्वेश्चन का सेट बनाया और उन 30-30 क्वेश्चन को हम रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे और वो मिक्स क्वेश्चन होंगे। और वो जो 30 क्वेश्चन होंगे वो आपकी पूरी की पूरी रीजनिंग का रिवीजन करवाएंगे, कंप्लीट रीजनिंग का रिवीजन आपको करवाएंगे। अच्छा, इस प्रैक्टिस से सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? रेलवे के जितने भी एग्जाम्स है ना, चाहे वो एनटीपीसी का पेपर हो, चाहे वो ग्रुप डी का पेपर हो, चाहे वो एएलपी का पेपर हो, चाहे वो टेक्नीशियन का पेपर हो, चाहे वो जेई वाला पेपर हो, चाहे वो आरपीएफ के कांस्टेबल और एसआई के पेपर हो, यानी कि ये जितने भी रेलवे के एग्जाम्स है, ये सारे के सारे जो एग्जाम्स है ना रेलवे के, ये सारे के सारे एग्जाम मैंने कवर किए हुए हैं अपने 30 क्वेश्चन के सेट में। तो ये जो 30 क्वेश्चन का सेट है, ये रेगुलर बेसिस पे चलेगा। तो भैया आज से, है ना, आज से हम इस सीरीज का शुभारंभ करते हैं। आज मंगलवार है, ठीक है, हनुमान जी का दिन है, तो नाम लेते हैं जय सिया राम, ठीक है। तो प्रभु का नाम लेके, ठीक है, आज से इस सीरीज का शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो आज से हम अपनी ट्रेन शुरू करने जा रहे हैं, रेलगाड़ी स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये जो ट्रेन है बेटा, ये रुकनी नहीं चाहिए, ये राजधानी शताब्दी ट्रेन होनी चाहिए, जो जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक ये ट्रेन रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो भैया शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सेशन, पहला प्रैक्टिस सेट, ठीक है, लेके प्रभु का नाम जय सिया राम। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है, ये आरआरबी जेई 22 मई 2019 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। जितने भी रेलवे के अभी तक एग्जाम्स हुए हैं, मैंने उन एग्जाम्स के सारे पीवाईक्यूज को कलेक्ट किया है, अच्छे अच्छे पीवाईक्यूज को कलेक्ट किया है। उन सारे पीवाईक्यूज को मर्ज करके हमने 30 क्वेश्चन का एक कंप्लीट सेट बना दिया है। कितने क्वेश्चन का बेटा? 30 क्वेश्चन का एक कंप्लीट सेट बना दिया है। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो, और आप लोगों ने आंसर दे भी दिया, क्या बात है भैया। देखो, फाइंड ऑड वन आउट, विषम छांटिए। हम लोग विषम कैसे छांटते हैं? सर, हम लोग विषम छांटते हैं कि चार में से तीन जो नंबर है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करने चाहिए। जैसे कि अगर ये नंबर स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो फिर ये जो नंबर होगा ना, ये बाकी सारे नंबर से अलग हो जाएगा। तो हम ऑड वन आउट इस तरीके से छांटते हैं जिसको अलग करने पर बाकी के तीनों नंबर एक पर्टिकुलर ग्रुप को फॉलो करें। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोई भी तीन नंबर बेटा एक जैसे पैटर्न को फॉलो करते दिख ही नहीं रहे। कोई भी तीन नंबर एक ही पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें दिख ही नहीं रहे। तो हमारी मजबूरी है यहाँ पर, अब हमें वो नंबर अलग करना पड़ेगा जो खुद अपने आप में सबसे अलग दिखाई दे रहा है। तो जो खुद सबसे अलग दिखाई दे रहा है वो हमें 49 है, क्योंकि वो एक स्क्वायर है। हालांकि हम सबसे पहले क्या ढूंढते हैं कि बाकी के तीनों नंबर एक ही पैटर्न को फॉलो करने चाहिए। पहले तो प्रायोरिटी हमें ये देनी है। अगर ये वाली कैटेगरी आपको दिखाई नहीं दे रही, देन आफ्टर फिर हम वो नंबर ढूंढेंगे जो खुद अपने आप में सबसे आपको अलग दिखाई दे रहा है। चलिए साहब, भैया नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, 2 7 16, है ना, क्वेश्चन मार्क 46 67 92। नंबर सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आता है तो नंबर सीरीज के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं? सर, नंबर सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक है, या तो आप मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक यूज करो, या फिर आप स्टेप फॉर्म बनाओ। दो ही मेथड है बेटा, इन दो मेथड के अलावा तीसरा मेथड है ही नहीं।
समझ रहे हो? नंबर सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के सिर्फ यही दो मेथड है, मल्टीप्लाई, प्लस माइनस, या फिर स्टेप फॉर्म। अगर नंबर के बीच का गैप कम है तो आप सीधा स्टेप फॉर्म बना लो बेटा। यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 9 का डिफरेंस है, सर यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 21 का डिफरेंस है, और ये जो डिफरेंस है हमारा वो 25 का डिफरेंस है। तो कोई लॉजिक बनता हुआ नजर आ रहा है? सर मुझे लग रहा है 4 4 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितने कितने का डिफरेंस है? 4 4 का डिफरेंस है। सर 21 और 4 25, 5 और 4 9, तो 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21 और 4 25, कंप्लीट। तो 16 और 13 कितना हो जाएगा बेटा? 16 और 13 29 हो जाएगा, 29। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, निम्नलिखित अनुक्रम में कितने ऐसे छह होंगे जिनके ठीक पहले लेकिन ठीक बाद में जीरो नहीं आता? ऐसे कितने छह हैं बेटा? ऐसे कितने छह हैं जिनके ठीक पहले तो तीन है ना? जिनके ठीक पहले क्या है? तीन, लेकिन उनके ठीक बाद में जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक पहले तो तीन होना चाहिए लेकिन ठीक बाद में जीरो नहीं होना चाहिए। सर ये क्वेश्चन कैसे डील होगा? सर ऑब्वियस सी बात है, हमें इंडिविजुअल काउंटिंग करनी पड़ेगी। यहां पर इंडिविजुअल काउंटिंग के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, है ना? देखो ये जो क्वेश्चन था ये आरआरबी जेई का क्वेश्चन था, ये भी जेई का क्वेश्चन था, लेकिन ये वाला क्वेश्चन एनटीपीसी का क्वेश्चन आ गया आपके सामने। तो ऐसे कितने छह हैं बेटा? ऐसे कितने छह हैं जिनके ठीक पहले तीन है? बिल्कुल ठीक पहले तीन है, और ठीक बाद में जीरो भी नहीं है, ठीक बाद में जीरो भी नहीं है, बिल्कुल। तो ये काउंट हो जाएगा। सर ये वाला छह काउंट नहीं होगा क्योंकि इसके ठीक पहले तीन नहीं है। ये वाला छह काउंट हो जाएगा, इसके ठीक पहले तीन भी है और ठीक बाद में जीरो भी नहीं है। सर ये वाला छह भी काउंट हो जाएगा, ठीक पहले तीन है, ठीक बाद में जीरो भी नहीं है। ये वाला छह काउंट नहीं होगा, ठीक पहले तीन नहीं है। ये वाला छह काउंट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ठीक पहले तीन तो है लेकिन ठीक बाद में जीरो नहीं होना चाहिए था, बट ठीक बाद में जीरो है। ठीक पहले तीन नहीं है, काउंट नहीं होगा। ठीक पहले तीन तो है लेकिन ठीक बाद में जीरो नहीं होना चाहिए, बट है, तो ये भी काउंट नहीं होगा। तो ऐसे कितने छह होंगे? सिर्फ और सिर्फ ऐसे हमारे पास तीन छह होंगे जो कि इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। ऐसे कितने छह होंगे? सिर्फ तीन छह होंगे। देख रहे हो, आरआरबी जेई का क्वेश्चन है, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, और आजकल सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के क्वेश्चन बेटा हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आजकल सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। मैं आपको 15 से 20 सेकंड का मौका दूंगा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। जल्दी से फटाक से बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, है ना? क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट और पजल कितने दिन प्रैक्टिस चलेगी, है ना? ये जो प्रैक्टिस है बेटा ये तो आप पे डिपेंड करती है। अगर आप खुद पढ़ना चाहोगे, अगर आप इंटरेस्टेड होगे, है ना, तो ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी लास्ट तक। वो तो आप पे डिपेंड करता है ना। मान लो आपने लाइव आना ही छोड़ दिया, तो फिर 100-200 बच्चों को लाइव पढ़ा के मैं करूँगा क्या? ये बताओ, है ना? तो इट्स टोटली डिपेंड यू कि आपको ये सीरीज कितने दिन तक कंटिन्यू रखनी है। बट आज इस सीरीज का पहला दिन है और आज से हम इस सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं रेलवे की, है ना? चलिए कम ऑन, फटाफट से बताइए बेटा जल्दी से। सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ना? 5 मित्र हैं, अरुण, बाला, चीनू, दिनेश और एलेंगो उत्तर के सम्मुख एक बेंच पर बैठे हैं। भैया 5 लोग एक बेंच पर बैठे हैं, 5 लोग, 1 2 3 4 5, पांचों का फेस उत्तर दिशा में है। सबसे पहला पॉइंट है कि जो अरुण है वो बाला के निकट बैठा है। अब अरुण और बाला एक साथ बैठे हैं, तो हम कैसे डिसाइड करें कि अरुण कौन है और बाला कौन है ना? अरुण बाला एक साथ है, ये बेटा हिंट है, इस हिंट का यूज हम कर नहीं सकते। बस हमने क्या किया, अरुण और बाला को एक साथ कर दिया और ये पॉइंट हमने हिंट के तौर पे लिख लिया। इस पॉइंट का यूज आप कर ही नहीं सकते हो, है ना? दिनेश चीनू के साथ बैठा है। अच्छा, दिनेश और चीनू एक साथ है तो ये भी हमारे लिए हिंट है कि दिनेश और चीनू एक साथ है, तो ये भी हमने हिंट के तौर पे लिख लिया। इस पॉइंट का यूज हो ही नहीं सकता। दिनेश एलेंगो के साथ नहीं बैठा, दिनेश और एलेंगो एक साथ नहीं आने चाहिए, ये भी हिंट है बेटा। इस पॉइंट का भी यूज हम नहीं कर सकते हैं, दिनेश और एलेंगो एक साथ नहीं आने चाहिए। अभी तक हमने 3 पॉइंट पढ़े और कहीं से भी क्वेश्चन की शुरुआत हो ही नहीं रही। चौथा पॉइंट है एलेंगो बेंच के बाएं छोर पर बैठा है, एलेंगो बेंच के बाएं छोर पर, तो ये वाला पॉइंट हम यूज कर सकते हैं बेटा। ये पंक्ति है, पंक्ति का जो लेफ्ट और राइट हैंड होता है ना वो हमारे अकॉर्डिंग होगा। अगर हर व्यक्ति का फेस नॉर्थ में है तो पंक्ति का जो भी लेफ्ट राइट हैंड होगा वो हमारे अकॉर्डिंग होगा। जो हमारा राइट हैंड वो पंक्ति का राइट हैंड, जो हमारा लेफ्ट हैंड वो पंक्ति का लेफ्ट हैंड। तो बेटा एलेंगो बेंच के बाएं छोर पर है, बायां छोर ये होगा, दायां छोर ये होगा, तो बायां छोर ये है, तो एलेंगो बेटा यहाँ पर है, एलेंगो। बहुत बढ़िया। चीनू
चीनू दाएं से दूसरे स्थान पर है, चीनू दाएं से दूसरा स्थान, बेटा दाया छोर ये है, यहां से दूसरा स्थान, पहला स्थान दूसरा स्थान, तो ये कौन है, ये चीनू है, बहुत बढ़िया। अरुण बाला के दाईं ओर बैठा है, अरुण जो है बाला के दाईं ओर है। देखो अरुण और बाला को एक साथ बैठाना है, तो बाला को मैं यहां नहीं बैठा सकता क्योंकि बाला के दाईं ओर अरुण नहीं आ सकता, बाला को मैं यहां नहीं बैठा सकता क्योंकि बाला के दाईं ओर अरुण नहीं आ सकता, तो 100% ये बाला है और बाला के दाईं ओर अरुण है, बाला के दाईं ओर अरुण है, तो ये वाला पॉइंट भी यूज हो गया, है ना। और ये कौन बचा, ये बाबू बच गए दिनेश, ये दिनेश और चीनू एक साथ भी हो गए, दिनेश और एलेंगो, बस खत्म, क्वेश्चन क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। दिनेश का स्थान क्या है, दिनेश का स्थान क्या है, एक्सट्रीम राइट हैंड, बेटा जो दिनेश है वो सबसे दाईं ओर बैठा है, दिनेश का स्थान क्या होगा, एक्सट्रीम राइट हैंड होगा। चलिए साहब, घड़ी की, ये बेटा जेई का क्वेश्चन देखा, एनटीपीसी का क्वेश्चन देखा, अब आप एएलपी का क्वेश्चन देखो। ये जितने भी एग्जाम्स है ना, हर एग्जाम का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ग्रुप डी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, जेई, टेक्नीशियन, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, जितने भी एग्जाम्स है ना, हर एग्जाम का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पीवाईक्यू की प्रैक्टिस चल रही है बेटा, वो तो 5 बजे चल रही है ना पीवाईक्यू की प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस 5 बजे चल रही है, 4 बजे रेलवे की प्रैक्टिस चलेगी। घड़ी के घंटे और मिनट की सुई के बीच में दोनों, घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयों के बीच के दो कोणों में से छोटे कोण का माप कितना होगा जब घड़ी में 5:49। देखो किसी भी समय दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है ना। कोण निकालने की डायरेक्ट ट्रिक क्या है बेटा, कोण निकालने की डायरेक्ट ट्रिक है 60H डिफरेंस 11m/2, है ना। दो सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, 60H डिफरेंस 11m/2। एच की वैल्यू कितनी है, कितने घंटे हैं, 5, माइनस मिनट की वैल्यू, एम फॉर मिनट, मिनट की वैल्यू कितनी है, 49/2। तो ये वैल्यू कितनी आ गई भैया, 6×5 = 30, 300, 11×99, 11×4 = 44 और 9 53/2। बेटा ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है क्योंकि ये इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस। तो 9, 3, 2, 200, तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 और 2 9 18, 119.5। तो 5:49 पर, 5:49 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 119.5 डिग्री का कोण बनेगा। अच्छा दूसरा कोण कैसे निकालोगे, 5:50, बेटा जब घड़ी में 5 है ना 50 मिनट हो या 49 मिनट होते हैं तो घड़ी में एक साथ दो कोण बनते हैं, एक ये वाला कोण, एक ये वाला कोण। तो हमारे फॉर्मूले से एक आंसर आया, दूसरा आंसर आएगा 360 में से घटाकर, और जब मैं 360 में से 120 को, लगभग 120 को घटाऊंगा तो वैल्यू मेरी 120 से ज्यादा निकलेगी, ज्यादा निकलेगी ना 120 से, तो हमसे छोटा कोण पूछा है, तो छोटा कोण 119.5 डिग्री ही है, छोटा कोण 119.5 डिग्री ही है। ये भी बेटा एएलपी का क्वेश्चन है। दिए गए वेन आरेख के अनुसार कौन सी संख्या, दिए गए वेन आरेख के अनुसार, दिए गए वेन आरेख के अनुसार कौन सी संख्या उन लड़कों को दर्शाती है, उन लड़कों को दर्शाती है जो एथलेटिक्स में भाग लेते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं। मतलब जो एथलेटिक्स में भी भाग लें, जो क्रिकेट भी खेलें, जो लड़के भी हों, यानी कि है ना रेक्टेंगल, सर्कल और ट्राइंगल, इन तीनों का कॉमन। और मुझे क्या लग रहा है इन तीनों का कॉमन क्या है, इन तीनों का कॉमन है 3। भैया गुप्ता जी क्या हो गया, तुम बफरिंग का साइन क्यों भेज रहे हो बार बार, कहाँ बफर हो गए तुम, हैं कहाँ फंस गए, किस भंवर में फंस गए हो तुम, हैं इतना बफर क्यों हो रहे हो। चलिए साहब, शीशा जो एक लड़की है, शीशा जो एक लड़की है वह एक लड़की के चित्र की ओर देखते हुए कहती है, मतलब शीशा एक लड़की दूसरी लड़की की तरफ इशारा करते हुए कह रही है कि उसकी माँ मेरे दादा की इकलौती बेटी है, मेरे दादा की इकलौती बेटी है, जिसकी केवल एक बेटी है और कोई बेटा नहीं है। अच्छा ये बताओ, अगर आप शीशा हो, है शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है। अगर आप शीशा हो तो ये बताओ आपके दादा की इकलौती बेटी कौन होगी, है ना, जिनकी केवल एक ही बेटी है। अगर आप शीशा हो तो आपके दादा की इकलौती बेटी कौन होगी, आपके दादा की इकलौती बेटी कौन होगी जिसकी केवल एक बेटी है और कोई बेटा भी नहीं है, हैं।
यहाँ पर जो दादाजी होंगे ना, बेसिकली वो नाना को रिप्रेजेंट करेंगे। किसको? नाना को। यहाँ पे दादा वर्ड का यूज होना ही गलत है, क्योंकि जिनका कोई केवल एक बेटी है और कोई बेटा नहीं है, समझ रहे हो, तो आपके दादा की इकलौती बेटी आपकी माँ हो गई। तो बेसिकली ये नाना है, आपके नाना की इकलौती बेटी, आपके नाना की इकलौती बेटी आपकी खुद की माँ हो गई। तो उसकी माँ आपकी माँ है, उसकी माँ आपकी माँ है, तो शीशा, चित्र में लड़की खुद शीशा है, तो उसकी माँ को आप अपनी मम्मी बता रहे हो, तो वो आपकी कौन हो गई? वो आपकी कौन हो गई? वो आपकी बहन हो गई है। लुकिंग एट द पोर्ट्रेट ऑफ गर्ल, शीशा अ गर्ल सेड हर मदर इज द माई ग्रैंडफादर्स ओनली डॉटर। अच्छा, माई ग्रैंडफादर्स ओनली डॉटर, माई ग्रैंडफादर्स ओनली डॉटर, ओनली डॉटर है ना, उसका कोई, उसके पास एक लड़की है, ये गलत पढ़ लिया हमने, जिनकी केवल एक बेटी या बेटा है। ये सेंटेंस हमने, ये जो जिनकी वर्ड है बेटा, वो बेटी के लिए यूज हो रहा है। तो मेरे दादा की इकलौती पुत्री, अगर आप शीशा हो तो आपके दादा की इकलौती बेटी आपकी बुआ होंगी। आप शीशा हो, आपके दादाजी यानी कि आपके पिता के पिता, तो मेरे दादा, आपके दादा की इकलौती जो बेटी होंगी वो आपकी बुआ होंगी, बुआ। ये है ना, आपके दादा की, आपके दादा की इकलौती बेटी, ठीक है। ये किसकी माँ है? ये किसकी मम्मी है? ये उसकी मम्मी है, उसकी, है ना। उसकी मम्मी किसकी मम्मी है? ये फोटो वाली, वह लड़की के चित्र की ओर देखते हुए, ये चित्र की मम्मी है। तो शीशा का इस चित्र से क्या संबंध है यार? यहाँ पर तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। चाची हो नहीं सकता, नीस हो नहीं सकता, बहन तो कजन आना चाहिए यहाँ पर। क्यों भाई, यहाँ पे तो ऑप्शन कजन आना चाहिए ना, तो कजन तो ऑप्शन दे ही नहीं रखा, तो कैसे ऑप्शन को चूज कर ले हम? शीशा, शीशा खुद अपनी तरफ इशारा करके कह रही है कि मेरे दादा की इकलौती बेटी, है ना। हर मदर इज माई ग्रैंडफादर ओनली डॉटर, my grandfather's only daughter who has only one daughter and no son. How will Sisa related to girl in the portrait? थोड़ा सा देखते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ लैंग्वेज में गड़बड़ हो। क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, यहाँ पे लैंग्वेज में यही गड़बड़ है, जो हम पहले सोच रहे थे वो बिल्कुल सही सोच रहे थे। मेरे दादा की इकलौती, यहाँ पे जो दादा है ना, बेसिकली यही गड़बड़ है। शीशा, मेरे, है ना, दादाजी, इनके दादाजी, इनके कुछ भी हो सकते हैं, मतलब इनके ग्रैंडफादर, इनके नाना या दादा। मेरे दादा की इकलौती बेटी है ये, किसकी माँ? मेरे दादा की इकलौती, यहाँ पे इकलौती वर्ड का यूज हुआ है। इकलौती बेटी का मतलब है इनका कोई बेटा नहीं है, तो इसके ये नाना होंगे, बेसिकली नाना। दादा की जगह यहाँ पे नाना, हिंदी में यहाँ पे लिखा होगा नाना। तो मेरे नाना की इकलौती बेटी है, इनकी कोई और दूसरी बेटी नहीं है, सिर्फ एक ही बेटी है, ठीक है, और कोई इसका बेटा भी नहीं है। तो ये किसकी माँ है? ये चित्र की माँ है, ये चित्र की माँ। समझ रहे हो, मेरे नाना की इकलौती जो बेटी है वो उस चित्र की माँ है, तो चित्र मतलब शीशा का खुद का हो गया, चित्र मतलब शीशा का खुद का हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बस ये थोड़ी सी मिस्टेक ये थी कि हिंदी में इनको दादा वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। इंग्लिश में तो समझ गए, इंग्लिश में तो ग्रैंडफादर वर्ड यूज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश वाले बच्चे कंफ्यूज रहेंगे। लेकिन हिंदी में यहाँ पर हम दादा वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हिंदी में यहाँ पर हमें क्या यूज करना पड़ेगा? नाना वर्ड का यूज करना पड़ेगा। मेरे नाना की इकलौती बेटी उसकी माँ है ना। और अगर इसकी कोई और दूसरी बेटी नहीं है, समझ रहे हो, तो बहन ऑप्शन तो हुई नहीं, तो वो शीशा का खुद का फोटो है, शीशा अपने फोटो की तरफ देख के ही कह रही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं फटाक से, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो जल्दी से। हाँ जी, दादाजी मर गए, किसके दादाजी मर गए भाई? हाँ, अचानक से तेज बोलिए, ईयरफोन में क्या हो गया? अचानक से तेज मत बोलिए। अच्छा, अचानक से तेज नहीं बोलेंगे भैया, चिंता मत करो, अचानक से तेज नहीं बोलेंगे। हाँ जी, कम ऑन,
अगले क्वेश्चन का आंसर दो। 9 और 6 का रिलेशन 45 से है, 7 और 4 का रिलेशन 9 6 54, 7 चौक 28, 6 चौक 24। बताओ फटाफट से क्या लॉजिक आप लोग लगा रहे हो, लॉजिक बताओ बेटा, लॉजिक 5 गुणा 3 का रिलेशन क्या होगा, जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लॉजिक आपने लगाया है, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 का लॉजिक क्या है, जल्दी से। हाँ जी, जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 8 का लॉजिक क्या है। 9 और 6 से 45 कैसे बनाया होगा, लॉजिक 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 फटाफट से बताओ। एएलपी का क्वेश्चन है ये, एएलपी। राहुल, राहुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश सर। इंडिविजुअल डिजिट का स्क्वायर करके डिफरेंस निकाल दो, या फिर हम कह सकते हैं सर 9 और 6 15, और 9 माइनस का 6 3, 15 तिया 45, 7 और 4 11, 7 माइनस का 4 3, 11 तिया 33। दिस इज कॉल्ड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो 6 और 4 10, 6 माइनस का 4 2, 10 दूनी 20, 5 और 3 8, और 5 और 3 का डिफरेंस होगा 2, तो 8 दूनी कितना हो गया, 8 दूनी 16। दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में रिक्त स्थान को पूरी तरह भर सकता है। बताओ इसमें से ऐसा कौन सा विकल्प है, इनमें से ऐसा कौन सा विकल्प है जो इस रिक्त स्थान को भर सकता है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दो, फिल इन दी ब्लैंक्स, है ना। नॉन वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन है, नॉन वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन है। नॉन वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन है। हाँ जी, कौन सी लाइन यहां पर आनी चाहिए, जल्दी से बताओ फटाफट से। हाँ जी, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आना चाहिए, ऑप्शन ए आना चाहिए, ऑप्शन बी आना चाहिए, या ऑप्शन सी आना चाहिए, और आना चाहिए तो क्यों आना चाहिए। देखो सर, अगर मैं ध्यान से देखूं रो को, अगर मैं हर रो को ध्यान से देखूं तो पहली रो को ध्यान से देखना। सर पहली रो में ये 2 लाइन है, ये 3 लाइन है, ये 4 लाइन है, बहुत बढ़िया। अच्छा बहुत बढ़िया, पहली रो को हमने देखा, बहुत बढ़िया। सेकंड रो को देखना, सेकंड रो को सर 2 लाइन है, 3 लाइन है, और 4 लाइन है, बहुत बढ़िया। अब थर्ड रो को देखना, सर 2 लाइन है, 4 लाइन है, तो 4 के बाद बेटा कितनी लाइन आएंगी, 3 लाइन आएंगी। यहाँ पे 4 लाइन है गलत, यहाँ पे 2 लाइन है गलत, यहाँ पे 4 है गलत, तो 4 के बाद आएंगे 3 लाइन, क्योंकि हर रो में बेटा 2 लाइन भी है, 3 भी, 4 भी, 2 3 4, तो 2 3 4 लाइन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बताओ दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सर त्रिभुज 1 2 3 4, 4 का डबल कितना होता है, 4 का डबल 8, 8 त्रिभुज तो बेटा यहाँ हो गए। 8 के अलावा, 8 के अलावा कितने त्रिभुज और दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4, ये 4 त्रिभुज हमें अलग से और दिखाई दे रहे हैं। तो भैया दी गई आकृति में कितने त्रिभुज होंगे, दी गई आकृति में 12 त्रिभुज होंगे, 12, है ना। चलिए साथ एएलपी के क्वेश्चन चल रहे हैं, फटाक से इस क्वेश्चन का आंसर दो, जल्दी से आंसर दो। क्या है सर, s प्लस 1 टी, टी प्लस 1 यू प्लस 1 वी प्लस 1 डब्ल्यू, डब्ल्यू है ना सर, टी प्लस 1 यू, यू प्लस 1 वी, वी प्लस 1 डब्ल्यू, डब्ल्यू प्लस 1 एक्स, डब्ल्यू एक्स, डब्ल्यू एक्स, डब्ल्यू एक्स। चलिए साहब ये भी एएलपी का क्वेश्चन है। और मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली, पंख लगा के, और मेरी हंसनी है। हंस का रिलेशन हंसनी से है, तो जैकेट्स का रिलेशन जैकेट से है, शर्ट्स का रिलेशन शर्ट से है, पैंट का रिलेशन पैंट से है, सॉक्स का रिलेशन सॉक्स से है। बताओ जल्दी से बताओ बेटा क्या लॉजिक होगा इसमें। हाँ, हम्म, भैया यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत ये है, ये हंसनी, हंस और हंस, ये गूस और गीस, ये प्लूरल फॉर्म है ये इसकी कौन सी फॉर्म है, ये इसकी प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म। तो प्लूरल फॉर्म पहले सिंगुलर फॉर्म देन आफ्टर प्लूरल फॉर्म। हालांकि ये इन्होंने जेंडर चेंज कर दिया हिंदी में, है ना। हाँ जी, हालांकि यहाँ पे जेंडर तो चेंज नहीं है, तो ये सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म आप ले सकते हो, ये सिंगुलर देन आफ्टर प्लूरल फॉर्म।
तो सिंगुलर फॉर्म जैकेट्स नहीं है, शर्ट्स नहीं है, सॉक्स नहीं है। तो पहले जो सिंगुलर फॉर्म है वो पेंट है, देन आफ्टर पेंट्स, पेंट पेंट्स। ठीक है, हाँ जी। चलिए साहब, कम ऑन, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न का आंसर दो। ये भी एएलपी का क्वेश्चन है। सुबह के वक्त, है ना, सुबह के वक्त एक्स और वाई, सुबह के वक्त एक्स और वाई क्या कर रहे थे? एक पार्क में एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, है ना। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, नजदीक आते हैं। और जब वे एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं तो वाई की जो छाया है ठीक एक्स के सामने होती है। वाई की छाया ठीक एक्स के सामने होती है। देखो, जो छाया होती है वो या तो आमने सामने पड़ती है या फिर बाएं दाएं पड़ती है। या तो शेडो लेफ्ट राइट होगी या फिर शेडो होगी, या तो शेडो लेफ्ट राइट हैंड पे होगी या फिर शेडो होगी फ्रंट और बैक साइड। अगर शेडो आमने सामने तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, लाइट के जस्ट अपोजिट होगी। अगर मेरी शेडो मेरे पीछे है तो लाइट मेरे आगे है, मेरी शेडो मेरे आगे है तो लाइट मेरे पीछे है। तो बेटा वाई की छाया, किसकी छाया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसके सामने है, ठीक एक्स के सामने होती है। अच्छा ये बताओ, अगर एक्स के सामने छाया है तो जो लाइट है वो कहाँ है? अगर एक्स मैं हूं और मेरे सामने परछाई है, अगर मेरे सामने परछाई है तो लाइट कहाँ से आ रही होगी? पीछे से आ रही होगी। भाई पीछे से लाइट आएगी तभी तो सामने गिरेगी परछाई। पीछे से लाइट आ रही है यानी कि सन 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 से लाइट आ रही है ना। सन किस डायरेक्शन में है? ईस्ट में। तो मेरे पीछे ईस्ट है, तो एक्स के पीछे अगर ईस्ट है तो एक्स का फेस किस डायरेक्शन में होगा? एक्स का फेस किस डायरेक्शन में होगा? एक्स का फेस वेस्ट डायरेक्शन में होगा, सन के अपोजिट। हाँ, एक्स का फेस किस डायरेक्शन में होगा? तो y की छाया अगर x के सामने होती है तो x किस दिशा में सम्मुख है? सुबह की बात हो रही है। x का फेस अगर ईस्ट में होता तो छाया x के पीछे पड़ती। x का फेस वेस्ट में है यानी कि सन के विपरीत है, इसीलिए। देखो, अगर एक बात बताओ, अगर आप सूरज की तरफ देखोगे तो आपकी परछाई कहाँ पड़ेगी? अगर आप सूरज की तरफ देखोगे तो परछाई कहाँ पड़ेगी? ऑप्शन सी आंसर होगा, ऑप्शन सी। तेरे का ऑप्शन सी। क्या दिक्कत हो गई भैया? एक्स इज फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, वाई की छाया ठीक एक्स के सामने पड़ती है। हाँ, सुबह के वक्त एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। जब वे एक दूसरे से मिलते हैं तो वाई की जो छाया है वो, अच्छा, in the morning x and y are walking towards each other in a park. When they met each other, y's shadow falls straight in front of x. तो y का फेस हो गया वेस्ट डायरेक्शन में, तो x का फेस हो गया ईस्ट डायरेक्शन में। हाँ जी। तो यहाँ पर कंफ्यूजन ये है, क्वेश्चन में एक छोटी सी गलती कर दी है ना हमने क्वेश्चन को पढ़ने में। when they meet each other when they meet each other when they meet each other y's shadow fell straight in front of x। ये व्यक्ति x है और ये y है, समझ रहे हो? तो जो y की परछाई है वो x के सामने गिरती है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है जो सन है ना वो y के पीछे है। इसका मतलब ये है जो सन है वो y के पीछे है, सीधी सी बात है। ठीक है भैया, सन y के पीछे होगा क्योंकि y की जो परछाई पड़ेगी ना, पहले सन y के पीछे है, ठीक। तो y के पीछे से लाइट आ रही है तो y की जो परछाई होगी वो x के सामने गिरेगी। y की परछाई x के सामने गिरेगी तो जो x का फेस होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? x का फेस ईस्ट डायरेक्शन में होगा, ना कि वेस्ट डायरेक्शन में। हाँ, एक्चुअली यहाँ पर खुद की x की परछाई नहीं थी। अगर इस क्वेश्चन में x की परछाई x के सामने गिरती तो मामला कुछ और होता, है ना। इस क्वेश्चन में अगर x की परछाई x के सामने गिरती तो डेफिनेटली x का जो फेस होता वो सन के अपोजिट डायरेक्शन में होता, है ना। लेकिन क्योंकि यहाँ पे x की परछाई नहीं है, यहाँ पे y की परछाई है, और y की परछाई कहाँ गिरी है? x के सामने। तो x किसकी तरफ देख रहा है? सन की तरफ।
ठीक है जी जी जी। तो यहाँ पर वेस्ट नहीं ईस्ट आंसर होगा। क्या राजू को यात्रा करना पसंद है? बता दो भैया राजू चाचा को, क्या राजू चाचा को यात्रा करना पसंद है? क्या राजू चाचा यात्रा करना? अच्छा इस क्वेश्चन को हिंदी में दिखा देते हैं। अरे हिंदी में कहाँ गायब हो गया ये क्वेश्चन? ये तो हिंदी में गायब ही हो गया क्वेश्चन। अरे चलो कोई बात नहीं। राजू हैज सीन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ पार्ट्स ऑफ इंडिया। बताना राजू को यात्रा करना पसंद है कि नहीं पसंद। पहला कथन ये कहता है कि राजू ने पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब देखा हुआ है भारत का हिस्सा। राजू ने पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब देखा है। दूसरा है राजू लाइक्स टू बी इन द कंपनी ऑफ हिज फ्रेंड्स, है ना। राजू लाइक्स टू बी इन द कंपनी ऑफ हिज फ्रेंड, राजू को अपने मित्रों के साथ रहना पसंद है। राजू को अपने मित्रों के साथ रहना पसंद है। और राजू ने पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब देखा हुआ है, सब, है ना। तो बताओ राजू को घूमना पसंद है कि नहीं पसंद? ये बात हम किस कथन से कह सकते हैं? सर राजू ने पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब देखा है, सिर्फ पहला ही कथन अकेला सफिशिएंट है। स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन इज सफिशिएंट, बट स्टेटमेंट सेकंड अलोन इज अदर। अगर किसी को दोस्तों के साथ रहना पसंद है, इट डजंट मीन कि उसको घूमना भी पसंद होगा। लेकिन जो पहला कथन है वो क्या कह रहा है? पहला कथन कह रहा है कि राजू ने भारत का पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब देखा है। इसका मतलब इसी से पता चल गया कि राजू को घूमना पसंद है। तो केवल पहले कथन से ही पता चल गया कि राजू को घूमना पसंद है, दूसरे कथन की आवश्यकता ही नहीं है। चलिए बेटा, जैसे ABC का रिलेशन @*2 से है, वैसे ही परसेंटेज है जी का रिलेशन किससे होगा? अच्छा ये जो एनालॉजी का रिलेशन आपको बनाना है, ये दिए गए अनुक्रम के आधार पे बनाना है। ये जो सीरीज दी गई है इसके आधार पे रिलेशन आइडेंटिफाई करो, इसके आधार पे रिलेशन आइडेंटिफाई करो। सर ए का अपोजिट क्या है? @, B का अपोजिट क्या है? स्टार, और C का अपोजिट क्या है? 2। तो सर परसेंटेज है जी, परसेंटेज का अपोजिट क्या होगा? परसेंटेज का अपोजिट होगा एक्सक्लेमेटरी, और हैज का अपोजिट क्या होगा? हैज का अपोजिट होगा H, है ना। परसेंटेज, हैज, और E का अपोजिट क्या होगा? और सर E का जो अपोजिट होगा वो होगा क्वेश्चन मार्क। तो एक्सक्लेमेटरी H क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऊपर वाली सीरीज के अकॉर्डिंग, ऊपर वाली सीरीज के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना, अपनी मन से आंसर नहीं देना, है ना। तो जस्ट अपोजिट करते चले जाओ, जस्ट अपोजिट, अपोजिट, ठीक है। ऊपर वाली सीरीज के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना था। बेटा एक कथन ये है, कथन क्या है कि मेट्रो शहरों में जनसंख्या जबरदस्त रूप से बढ़ती जा रही है। मेट्रो शहरों में जनसंख्या जबरदस्त रूप से बढ़ती जा रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, जिसके कारण लोगों को रहने की जगह और लोगों के रहने की स्थिति में गिरावट आ रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सरकार को शहर के विकास की फिर से योजना बनानी चाहिए, या अवैध इमारतों को ध्वस्त करना चाहिए और लोगों के लिए कॉटेज का निर्माण करना चाहिए? बताओ कौन सी? दी गई जानकारी से बताइए। गुरुजी बुक पर ऑफर दे दीजिए, बुक पर ऑफर दे देंगे, चिंता मत करो, जल्दी बुक पर ऑफर मिल जाएगा आपको। बुक पर ऑफर मिल जाएगा, चिंता मत करो। हाँ जी, क्या लग रहा है आपको इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन सी? हाँ हाँ जी। मेट्रो शहरों में जनसंख्या जबरदस्त रूप से बढ़ती जा रही है, जिसके कारण लोगों को रहने की जगह और लोगों की रहने की स्थिति में गिरावट आ रही है, ठीक है ना। लोगों की रहने की जगह देखो कम पड़ती जा रही है, आप लोग जानते ही हैं, लोगों की रहने की जगह कम पड़ती जा रही है और लोगों की रहने की स्थिति में गिरावट आती जा रही है, समझ रहे हो। तो पहला कंक्लूजन है, सरकार को शहर के विकास की फिर से योजना बनानी चाहिए। देखो जब शहरों में इतने लोग तेजी से बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है सरकार को विकास तो करना ही पड़ेगा। दूसरा है अवैध इमारतों को ध्वस्त करना चाहिए और लोगों के लिए कॉटेज का निर्माण करना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड बी डिमोलिश इलीगल बिल्डिंग्स एंड बिल्ड कॉटेज फॉर पीपल, बिल्ड कॉटेज फॉर पीपल। अवैध इमारतों को ध्वस्त करना चाहिए और लोगों के लिए कॉटेज का निर्माण करना चाहिए। देखो अवैध इमारतों को ध्वस्त करना चाहिए, अगर ये अजम्पशन होता तो डेफिनेटली ठीक होता, अगर ये अजम्पशन होता तो डेफिनेटली ठीक होता, समझ रहे हो मेरी बात। लेकिन ये है स्टेटमेंट कंक्लूजन, तो कंक्लूजन के केस में सिर्फ और सिर्फ पहला ही निष्कर्ष
क्योंकि मेनली स्टेटमेंट है लोगों की रहने की जगह को लेके, लोगों की रहने की जगह को लेके, जो लोग जनसंख्या वृद्धि हो रही है ना, उनको जगह चाहिए। अगर हम मान लो अवैध इमारतों को ध्वस्त कर देते हैं तो उन इमारतों में लोग तो रह ही रहे होंगे, उन इमारतों में लोग तो पहले से रह रहे होंगे, समझ रहे हो मेरी बात। तो अगर ध्वस्त करके उसको दोबारा से बना दोगे तो वो तो उन्हीं लोगों के लिए बनेगी जो लोग उन इमारतों में पहले से रह रहे हैं, जो लोग उन इमारतों में पहले से रह रहे हैं। इसीलिए इसीलिए ओनली कंक्लूजन फर्स्ट ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बताओ स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कंक्लूजन सिलॉक्स का क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, सिलॉक्स का क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे भाई, सिलॉक्स का क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कुछ फल खाने योग्य नहीं है, कुछ फल खाने योग्य नहीं है, कुछ फल खाने योग्य नहीं है, कुछ फल खाने योग्य नहीं है। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव है, ये सब्जी, ये सब्जी। अच्छा, कुछ फल सब्जियां हैं, सब्जी की वैल्यू 50, पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। कुछ सब्जियां खाने योग्य नहीं है, तो कुछ सब्जियां, सब्जियों की वैल्यू 50 हो गई, और खाने योग्य नहीं है इसकी वैल्यू तो बेटा 100। नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 है, कुछ फल, फल की वैल्यू यहाँ पे 50 है। तो कुछ फल खाने योग्य नहीं है, ये बात तब सच होती जब सब्जी और सब्जी आपस में जुड़ जाते, और दो कथनों को जोड़ने के लिए कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी जरूरी है। यहां पर दोनों सब्जी की वैल्यू 50 है, किसी भी सब्जी की वैल्यू 100 नहीं है, तो बेटा फल और खाने योग्य में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा। कुछ सब्जियां फल हैं, कुछ सब्जियां फल हैं। अगर मैं पहले कथन को उल्टा पढ़ता हूं तो डेफिनेटली कुछ सब्जियां फल हैं, अगर मैं पहले कथन को उल्टा पढ़ता हूं तो डेफिनेटली कुछ सब्जियां फल हैं। जैसे चार मीनार बेटा भारत में है, वैसे ही पिरामिड कहां पर है बताना है। जैसे चार मीनार भैया भारत में है, वैसे ही पिरामिड कहां पर है। ये आरआरबी जेई का क्वेश्चन है, एएलपी के बाद हम जेई पर आ गए हैं भैया। पिरामिड 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 कनाडा में है, पिरामिड मिस्र में है ना। पिरामिड कहाँ है? मिस्र में। बताओ दिए गए विकल्पों में से विषम वर्ड को छाटो। ये सारे के सारे डांस है ना, ओडिसी, भरतनाट्यम, लावड़ी, कुचिपुड़ी, ये सारे के सारे हमारे डांस है, डांस। बताओ, हाँ जी, ये सारे के सारे डांस है। तो इनमें से कौन सा डांस है जो सबसे अलग है? ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, है कौन सा डांस है? लावड़ी। लावड़ी आप लोग कह रहे हैं, लावणी डांस सबसे अलग है, लावणी डांस सबसे अलग है, बिल्कुल सही बात है, लावणी डांस सबसे अलग है। अब जरा ये भी बता दो क्यों अलग है लावणी डांस सबसे अलग? ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, हाँ, और लावणी डांस, लावणी डांस अलग क्यों है सबसे? रीजन बताओ, रीजन। हाँ जी, फोक डांस है, बाकी सब है क्लासिकल है। हाँ, डांस साउथ इंडिया, महाराष्ट्र का डांस है। चलिए साहब, क्लासिकल डांस नहीं है, क्लासिकल डांस नहीं है, दिस इज फोक डांस है। 6 का रिलेशन 36 से है, 8 का रिलेशन किससे होगा? कितना आसान क्वेश्चन है। 6 छिंग 36, 8 टू 64, लेकिन 64 ही ऑप्शन नहीं है। 6 छिंग 36, 8 छिंग 48 है। तो जब स्क्वायर का लॉजिक नहीं लगाओगे तो मल्टीप्लाई का लॉजिक लगाओगे, स्क्वायर का लॉजिक नहीं लगाओगे तो मल्टीप्लाई का लॉजिक लगाओगे। इंटीमेट की कोडिंग क्या होगी? व्हाट इज द कोड फॉर इंटीमेट? Mistake is written as 9765412. Naked is written as 84123. What is the code for intimate? वाह भाई वाह, एग्जामिनर का दिमाग कहाँ जा जब ये क्वेश्चन बना रहा था एग्जामिनर आरआरबी जेई के लिए। है कौन सी मूवी देख रहा था वो भाई जब ये क्वेश्चन बना रहा था वो? गजब है एग्जामिनर तो। हाँ जी, चलिए। तो बेटा ये कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, ये कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन है। जिस लेटर के नीचे जो नंबर है बस वही उसका कोड है, जिस लेटर के नीचे जो नंबर है वही उसका कोड है, कॉमन कोडिंग का है। जैसे ई के नीचे बेटा 2 है तो ई का कोड 2 है, ई का कोड 2 है। तो
आई का कोड क्या होगा सर? आई बेटा सेकंड लेटर है, सेकंड लेटर पे 7 है, 7, तो 7 से हमारा ऑप्शन शुरू होना चाहिए। 7 7। एन का कोड क्या होगा सर? एन पहला लेटर है, पहला लेटर, पहला लेटर 8, 7 के बाद 8 आएगा, 7 के बाद 8 आएगा, 7 8 7 8। अच्छा टी, सर जो टी है वो चौथा लेटर है, चौथा नंबर है 5, तो टी का कोड हो गया 5 7 8 5। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बताओ, देखो दुनिया जानती है कि 19 22 का यूज करके ही आपको 19 22 का यूज करके ही आपको क्या बनाना है? 19 22 का यूज करके 413 बनाना है। 11 32 का यूज करके 431 बनाना है। तो बेटा 42 12 का यूज करके क्या बनाओगे? जल्दी से बताओ। 19 और 22 का यूज करके ही 413 बनाओगे। 19 22 का यूज करके 413 कैसे बना सकते हो? जल्दी से बताओ। 19 22 का यूज करके 413 कैसे बना सकते हो? 19 22 का यूज करके 413 कैसे बना सकते हो? सोच कर देखो। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, बड़ा ही मजेदार और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऑप्शन बी की लाइन लग गई है यहाँ पर, ऑप्शन बी की लाइन लग गई। सर 19 और 22 कितना होता है सर? 19 और 22 होता है 41। सर ये रहा 41। सर 11 और 32 कितना होता है? सर 11 और 32 होता है 43। सर ये रहा 43। सर 4 और 1 का डिफरेंस होता है 3, 4 और 3 का डिफरेंस होता है 1। बेसिकली ये नंबर 413 नहीं है, ये 41 और 3 है। ये 431 नहीं है, ये 43 और 1 है। तो 42 और 12 कितना होगा सर? 42 और 12 होगा 54। तो 54, और 5 और 4 का डिफरेंस होता है 1, तो 54 और 1 आएगा। 54 और 1 आएगा। बेसिकली ये 541 नहीं है। ये जो क्वेश्चन है ना, मतलब बहुत टाइम वेस्ट करा सकता है एग्जाम में। पता है कैसे? क्योंकि हम लोग तो पता है क्या सोचेंगे, 19 और 22 का यूज करके 413 बनाए, बट एक्चुअल में ये 413 है ही नहीं। ये तो भैया 41 और 3 है, 43 और 1 है, 54 और 1 है। ये दिक्कत है। और यहाँ पर एग्जामिनर ने कुछ लिखा भी नहीं है, तो फंसे। और कहाँ पूछा गया था? आरआरबी जेई में पूछा गया था। चलिए साहब, ब्रैकेट को कोड किया गया है, तो ब्लॉक की कोडिंग क्या होगी? जल्दी से बेटा, अल्फाबेट के प्लेस आपको पता ही होंगे। तो 2 और 2 4 हो गया, 18 माइनस का 2 16 हो गया। सर 1 और 2 3 हो गया, 3 माइनस का 2 1 हो गया। 11 और 2 13 हो गया, 5 माइनस का 2 3 हो गया। 20 और 2 22 हो गया। तो भैया +2 -2 +2 -2 +2, 2 और 2 4 यानी कि डी। 12 माइनस का 10 यानी कि डीजे 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 डीजे। 15 और 2 17 डीजे क्यू डीजे क्यू डीजे क्यू डीजे क्यू। और 3 माइनस का डीजे क्यू है डीजे क्यू है डीजे क्यू है। और 11 और 2 13 यानी कि एम डीजे क्यू ए एम डीजे क्यू ए एम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाँ जी। अमीर व्यक्तियों में मृत्यु का अधिकांश कारण मधुमेह है। वाह भाई वाह। अच्छा पहला ये है, अमीर व्यक्ति को मधुमेह होने की अधिक संभावना होती है। यार ये तो गलत बात है। मतलब जो अमीर होते जा रहे हैं वो बेचारे डायबिटीज से पीड़ित होते जा रहे हैं। क्यों भैया? पैसे में क्या शुगर घुली होती है क्या? हैं? पैसे में क्या शुगर घुली होती है क्या? हाँ, पैसे में मिठास है क्या? है, उनके खून में शुगर घुल जाती है। कि अमीर व्यक्ति, एक अमीर व्यक्ति को मधुमेह होने की संभावना होती है। दिस इज ओनली ए संभावना, मतलब सिर्फ दिस इज ओनली अ पॉसिबिलिटी, है ना। अ वेल्दी पर्सन हैज अ हायर चांस ऑफ हैविंग डायबिटीज। डायबिटीज होने की हायर चांस है। तो मोस्ट ऑफ द कॉजेज ऑफ डेथ्स अमंग वेल्दी पर्सन आर ड्यू टू डायबिटीज। ये कह रहे हैं उनकी मृत्यु का कारण ही डायबिटीज है। भाई साहब डायबिटीज होने का कारण है, डायबिटीज से मृत्यु होने का थोड़ी कारण है। ये थोड़ी कहा कि जो डायबिटिक है वो मर ही जाए, कि सारे अमीर, सबसे ज्यादा अमीर सिर्फ डायबिटिक होने की वजह डायबिटीज हो रही है, बट इट डजंट मीन कि वो डायबिटीज होने से मर जा रहे हैं, है ना। पुअर पर्सन डू नॉट हैव डायबिटीज। गरीब लोगों को डायबिटीज ही नहीं होती, उनके घर में मीठा बेचारे आता ही नहीं है। क्या बातें कर रहे हो? हैं? गरीबों की तो बात हो ही नहीं रही यहाँ पर। तो नीदर अजम्पशन फर्स्ट नॉर सेकंड इम्प्लिसिट, कोई भी इम्प्लिसिट नहीं करता, कोई भी इम्प्लिसिट नहीं करता। बुक पे ऑफर मिल जाएगा, चिंता मत करो बेटा। एफ और जेड की अगर मैं बात करूं, एफ और जेड, तो बेटा एफ और जेड के बीच में रिलेशन क्या है? ये तो इक्वल है, ये लेस देन है। तो जब मैं एफ और जेड के बीच में जाऊंगा तो इक्वल लेस देन में लेस देन ही रिजल्ट बनेगा, ना कि इक्वल। अच्छा ई और बी के बीच में जब जाऊंगा तो ई और बी के बीच में ये ग्रेटर है,
ग्रेटर और इक्वल में बेटा ग्रेटर ही रिजल्ट बनता है, ग्रेटर ही रिजल्ट बनता है, ग्रेटर ही रिजल्ट बनता है। हाँ जी, श्रृंखला में ऐसे कितने व्यंजन हैं बेटा, ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक पहले एक स्वर है और ठीक बाद में भी एक स्वर है? ऐसे कितने कॉन्सोनेंट है जिनके ठीक पहले और ठीक बाद में एक स्वर आता है? ऐसे कितने कॉन्सोनेंट है जिसके ठीक पहले और ठीक बाद में एक स्वर है? ठीक पहले और ठीक बाद में एक स्वर, ठीक पहले और ठीक बाद में एक स्वर। ये बेटा इंडिविजुअल काउंटिंग करनी पड़ेगी, मजबूरी है। ठीक पहले स्वर है लेकिन ठीक बाद में नहीं है, ठीक पहले नहीं है, ठीक पहले नहीं है, ये तो ई है बेसिकली, ठीक पहले भी है ठीक बाद में भी है। और एफ ठीक पहले है ठीक बाद में नहीं है, एच ठीक पहले नहीं है, क्यू ठीक पहले ठीक बाद में है, पी ठीक पहले है लेकिन ठीक बाद में नहीं है, और एन एम ठीक पहले नहीं है, एन ठीक पहले नहीं है, बी ठीक पहले नहीं है, ई ठीक पहले नहीं, मतलब ई तो काउंट होगा नहीं, ठीक पहले है लेकिन ठीक बाद में नहीं है, ठीक पहले नहीं है, एच के ठीक पहले है और ठीक बाद में भी है, ठीक पहले है और ठीक बाद में नहीं है ना, डी एन, एन काउंट नहीं होगा ठीक पहले तो ठीक बाद में नहीं है, और एम नहीं काउंट होगा ठीक पहले नहीं है, डब्ल्यू काउंट होगा, डब्ल्यू। तो भैया कितने होंगे, 1 2 3 4 5, कितने ऐसे हैं, 5। 5 ऐसे व्यंजन हैं, 5 ऐसे व्यंजन हैं जिनके ठीक पहले और ठीक बाद में स्वर है, जिनके ठीक पहले और ठीक बाद में स्वर है, स्वर। चलिए साहब, VWXYZA जिनके संगीत कार्यक्रम एक ही महीने की अलग अलग दिनों में होते हैं, है ना। कौन कौन सी तारीख को है, 12 जुलाई को संगीत कार्यक्रम है, 14 को भी है, 16 को भी है, 21 को भी है, 25 को भी और 31 जुलाई को भी है। यानी कि 6 तारीख में। देखो ये जो पजल का क्वेश्चन है ना, ये पजल का क्वेश्चन है मेरे भाई, और ये पजल का क्वेश्चन बेटा किस एग्जाम में पूछा गया है, ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया। मैंने कहा ना मैं आप लोगों को हर एग्जाम के क्वेश्चन कराऊंगा। ग्रुप डी वाले क्वेश्चन भी आपने देखे, एनटीपीसी का भी क्वेश्चन आपने देखा, एएलपी का भी क्वेश्चन आपने देखा, जेई का भी क्वेश्चन आपने देखा, है ना। सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये पजल का क्वेश्चन है ग्रुप डी का, सोच रहे हो। हाँ जी, तो बेटा पजल का क्वेश्चन कॉलम मेथड से सॉल्व होता है। कॉलम आपने बना लिया, डब्ल्यू का संगीत कार्यक्रम एक्स से पहले है ना, लेकिन एक्स से पहले किसी एक दिन होता है लेकिन 21 तारीख को नहीं। बेटा एक्स 12 नहीं आ, एक्स से पहले कौन है, डब्ल्यू है। अब हमें नहीं पता एक्स से पहले डब्ल्यू कहाँ आएगा, ठीक है। डब्ल्यू का संगीत कार्यक्रम एक्स से पहले किसी एक दिन होता है लेकिन 21 तारीख को डब्ल्यू का कार्यक्रम नहीं होता। वी का संगीत कार्यक्रम 14 तारीख को होता है, 14 तारीख को वी का संगीत कार्यक्रम है। केवल ए का संगीत कार्यक्रम एक्स के बाद है। बेटा एक्स के बाद केवल एक का कार्यक्रम है, तो एक्स के बाद केवल एक का कार्यक्रम है, तो एक्स का कार्यक्रम होगा 25 को। एक्स के बाद केवल एक व्यक्ति ए का कार्यक्रम होता है, एक्स के बाद केवल एक व्यक्ति ए का कार्यक्रम होता है। और वाई का संगीत कार्यक्रम वी से पहले है, वाई का संगीत कार्यक्रम वी से पहले बेटा वाई का संगीत कार्यक्रम है, वी से पहले वाई का संगीत कार्यक्रम है। डब्ल्यू 21 को नहीं है तो डब्ल्यू 16 को है, डब्ल्यू 21 को नहीं है तो डब्ल्यू 16 को है। बचा कौन, जी। बचा कौन, जी। 21 जुलाई को किसका कार्यक्रम होता है, 21 जुलाई को जी यानी कि जेड का कार्यक्रम होता है। किसका कार्यक्रम होता है, जेड का कार्यक्रम होता है। हाँ जी बेटा, ये मिक्स एनटीपीसी का क्वेश्चन है, कॉमन कोडिंग का, चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन है, चाइनीज कोडिंग का, ठीक है। शिमला इज ए हिल प्लेस, चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन है या फिर ये उसका क्वेश्चन है, क्या कहते हैं, लॉजिकल बेस्ड कोडिंग का क्वेश्चन है। सूरत इज ए हॉट प्लेस इज कोडेड एज अ हॉट, सूरत इज ए हॉट प्लेस, वेदर वेपर टू अ एयर। देखो एक्चुअली कर क्या रहे हैं यहाँ पर, सूरत इज अ हॉट प्लेस, ये पहला वर्ड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तो पहले वो किसको लिया है, पहले वो लिया है तीसरे वर्ड को, फिर हॉट चौथे वर्ड को, फिर लिया है दूसरे वर्ड को इज, और फिर लिया है प्लेस पांचवें वर्ड को, और फिर लिया है वो सूरत पहले। तो वो 1 2 3 4 5 को 3 4 2 5 1 में कन्वर्ट कर रहा है। एक बार प्रूफ कर लेते हैं क्या हम सही सोच रहे हैं। 1 2 3 4 5 को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, 3 4 2। तो बेटा टू क्या है, 3, एयर क्या है, 4, और विपर क्या है, 2, और 3 4 2 5, हेयर क्या है, 5, और 5 के बाद एक, वाटर क्या है। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। तो वही काम करना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 को किस में कन्वर्ट कर देना है, 3 4 2 5 1 में। इस सीक्वेंस को
3 4 2 5 1 में कन्वर्ट कर दो, यानी कि सबसे लास्ट में शिमला आएगा। सबसे लास्ट में क्या आएगा? सबसे लास्ट में शिमला आएगा। और शुरुआत कहाँ से होगी? थर्ड यानी कि ए से। ए से शुरुआत होगी। ए के बाद क्या आ जाएगा? फोर्थ, यानी कि ए हिल। ए हिल। फोर्थ के बाद सेकंड, सेकंड आ जाएगा इज। ए हिल इज। ए हिल इज, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन पोजीशन बेस्ड कोडिंग का क्वेश्चन था, है ना? पोजीशन बेस्ड कोडिंग का क्वेश्चन था, पोजीशन बेस्ड कोडिंग। ठीक है, चलिए साहब फटाफट से बेटा ऑप्शंस पे ध्यान दो। हर ऑप्शन में पहला लेटर क्या है? हर ऑप्शन में पहला लेटर ए है, तो सर ए आना है। हर ऑप्शन में तीसरा लेटर क्या है? हर ऑप्शन में तीसरा लेटर बी है, तो दूसरा छोड़ के तीसरा लेटर बी आना है। हर ऑप्शन में लास्ट का लेटर क्या है? डी है। थोड़े से ऑप्शंस की भी मदद ले लो, लास्ट में तो डी आने ही आना है। अब आप देखो यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है? सर मुझे ऐसा लग रहा है ए बी सी। क्या लॉजिक लग रहा है? टोटल लेटर काउंट करो। क्वेश्चन नंबर 29 में टोटल लेटर कितने हैं? क्वेश्चन नंबर 29 में टोटल लेटर कितने हैं मेरे भाई? टोटल कितने लेटर हैं? सर 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20 लेटर है, तो या तो 4 4 या 5 5 लेटर की ग्रुपिंग होगी। सर ए के बाद दोबारा ये 5 5 लेटर की ग्रुपिंग कर देते हैं। 5 5 लेटर की ग्रुपिंग कर देते हैं, 5 5 लेटर की। और मुझे पता है क्या फीलिंग आ रही है? ये ए बी सी डी के ग्रुप हैं। ए बी सी डी, पहले 2 बार ए का यूज हुआ, ए बी सी डी, फिर 2 बार बी, फिर ए बी सी डी, फिर 2 बार सी, फिर ए बी सी डी, फिर 2 बार डी। तो डबल ए, डबल बी, डबल सी, डबल डी, और ये ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए डी बी, ए डी डबल बी, ए डी, ए डी डबल बी, ए डी डबल बी, ए डी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, अमन साहू से बड़ा है ना? अमन किससे बड़ा है? अमन साहू से बड़ा है। तो कितने लोग हैं? अमन पता नहीं। उनमें से तीसरा सबसे बड़ा कौन है? अमन साहू से बड़ा है। अमन साहू से बड़ा है। साहू कोमल से छोटा है ना? यानी कि कोमल साहू से भी बड़ी है, लेकिन मिलान से बड़ा है। साहू किससे बड़ा है? मिलान से। साहू किससे बड़ा है? मिलान से। कोमल अमन से बड़ी है। कोमल अमन से भी बड़ी है, तो अमन से बड़ी कोमल है? कोमल है। ठीक है, लेकिन उदय से छोटी है। लेकिन जो उदय है उससे छोटी कोमल है। उनमें से तीसरा सबसे बड़ा कौन है? तीसरा सबसे बड़ा कौन है? तीसरा सबसे बड़ा अमन है। तो भैया ये थे आज के 30 क्वेश्चन। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ये 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेशन आपको कैसा लगा। और यही 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेशन हम रेगुलर बेसिस पे हर शाम 4 बजे लेंगे। ठीक है, हाँ जी, यही 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट हम हर शाम 4 बजे लेंगे। आज कुछ टॉपिक के क्वेश्चंस कवर नहीं हो पाए, वो अगले सेट में ज़रूर कवर हो जाएंगे। ठीक है, और अभी हम ठीक 5 बजे दोबारा से लाइव आने वाले हैं इस यूट्यूब चैनल पर। दोबारा से लाइव आने वाले हैं ठीक 5 बजे अपने PYQ की सीरीज लेकर। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना है क्लास खत्म होने के बाद। जब क्लास खत्म हो जाए उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करिएगा कि सेशन कैसा रहा। ठीक है, अभी मत करो, क्लास खत्म होने के बाद करना। ठीक है, चलिए साहब, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, थैंक्स अलॉट। पीडीएफ बेटा टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। इसकी जो पीडीएफ है ना, मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ये पीडीएफ और सोल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, लव यू गाइस, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।